हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। तो आज हम अपना पहले स्टार्ट कर चुके हैं एन फ्रैंक वाला जो पूरा एक्सर्प्ट है, द डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, ये हमारा 4th चैप्टर है और पिछले लेक्चर में हम पूरा डिटेल में अच्छे से अपना चैप्टर पढ़ चुके हैं एंड ऑल्सो द समरी। ठीक है, सो अभी टुडे विल बी डूइंग द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। छोटे छोटे आंसर्स हैं एंड थोड़ा सा एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, सो यूल फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग इन डूइंग देम एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अ लॉट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डू यू कीप अ डायरी? गिवन below under A are some terms we use to describe a written record of a personal experience. क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप डायरी रखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे ए वाले जो सेक्शन है, जो कॉलम है, उसमें आपको गिवन है कि आप किसी तरीके से, मतलब इन डिफरेंट तरीकों से क्या करते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड रखते हो और उनके आपको अलग अलग तरीके बताए गए हैं, डिफ्रेंशिएट किया गया है, मतलब 3 से 4 चीज़ों में, और सब क्या है उसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिख रहे हो, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे दिया गया है और उसको आपको क्या करना है, मैच करना है उसके साथ में। Can you match them with their descriptions under B? You may look up the terms in the dictionary if you wish. और आप क्या करोगे, डिक्शनरी में आप देख भी सकते हो अगर आप चाहो, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जर्नल क्या होता है? जर्नल होता है जैसे आप एकदम किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में आप जर्नल लिख रहे हो। ठीक है, अब जैसे आप क्या करोगे, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका क्या है कि वर्ड जर्नी को याद कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरी डे। उसमें क्या है कि एक प्रॉपर मतलब एक फिक्स इवेंट के लिए आप डेली उसके पूरे एक्सपीरियंसेस लिख रहे हो, तब हम उसे कहते हैं जर्नल। ठीक है, सो दिस मीन्स, चलो इसको नाम दे लेते हैं हम, A, B, C एंड D, और यहां पे इसका आंसर हो जाएगा A। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट कहता है डायरी। अब डायरी क्या होती है, जैसे एन फ्रैंक की डायरी थी जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहे हो, एंड इट डजंट हैव टू बी एवरी डे। और डायरी क्या है, एक पूरा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस है जैसे आप लिख रहे हो। ठीक है, अब बाकी सारे इनको पढ़ के देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे क्या मैच होता है। अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और अ पेज फॉर ईच डे इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैज हैपेंड ऑन दैट डे। एक ऐसी सेपरेट स्पेस या फिर एक सेपरेट बुक जिसमें आप लिख रहे हो आपकी रोजाना की चीजें। ठीक है, सेकेंड तो हमने देख ही लिया कि जर्नल होता है। थर्ड क्या कह रहा है, अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब बेसिकली तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अपनी किसी इंसान की पूरी जर्नी के बारे में लिखा जा रहा है, समवॉट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, लेकिन जब आप इसको एक ऐसे ट्रिब्यूट की तरह माना जाता है कि एक पूरी जर्नी को आप एक ट्रिब्यूट की तरह लिख रहे हो, उसको हम कहते हैं मेमोर। ऑलराइट, A written record, लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, a written record of events with times and dates usually official। और यहाँ पे लास्ट वाला जो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें आपकी डेट वाइज आप क्या कर रहे हो, सारा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो ऑफ एंड डेट्स एंड विच इज यूजुअली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट, सो अगर हम ध्यान से देखें तो डायरी का जो एक्सप्लेनेशन है वो सबसे पहला वाला है, एक बुक या फिर एक कॉपी जिसमें आप एक अलग स्पेस रखते हो अपने डे टू डे लाइफ की बारीकी चीज़ों को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बी। और लॉग का मतलब होता है जब आप ऑफिशियल यूज़ के लिए, जैसे उसमें छोटी छोटी डिटेल्स डालते हो, जैसे टाइम डाला, ठीक है, जर्नी का स्टार्ट पॉइंट डाला, एंड पॉइंट डाला, इस तरीके का जब लॉग ऑफिशियली आप भरते हो उसको आप लॉग कहते हो, और दैट इज रिटन एज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स यूजुअली ऑफिशियल। ऑलराइट, सो ये आपका बन गया सी। एंड लास्ट हमने अभी देखा था कि ऑटोबायोग्राफी के लिए ही एक दूसरा वर्ड है काइंड ऑफ, दैट इज मेमोर। ऑलराइट, और उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम, अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये हो गया आपका डी। ठीक है, वैसे हमें थोड़ा मैच तो फॉलोइंग करने में मजा तो आता ही है, तो एक बार इसको भी कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। बी आपका किधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, एंड लॉग आपका नीचे जा रहा है,
एंड यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि लॉग क्या होता है, मेमोयर क्या होता है, डायरी और जर्नल, इन सब में क्या फ़र्क होता है। सब में लिखे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, और वो क्या डिफरेंसेस हैं वो अभी हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हियर आर सम एंट्रीज from personal records. Use the definitions above to decide which of the entries might be from a diary, a journal, a log और a memoir. अब आपको बताना है कि entries given है, ठीक है, कहीं कहीं से कोई कोई छोटे छोटे फॉर्म में, एंड उसमें आपको बताना है कि ये किसी जर्नल से उठाया गया है, या ये किसी डायरी से उठाया गया है, या लॉग से, या फिर मेमोयर से। ऑलराइट, तो पहला, I woke up very late today and promptly got a scolding from mum. I cannot help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? क्या है ये, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें एक बच्चा है, वो क्या कह रहा है, दैट आई वोक अप वेरी लेट टुडे, और आज मैं बहुत लेट उठा हूँ और मेरी मम्मी से मुझे क्या पड़ी है, डांट पड़ी है, शी हैज स्कोल्डेड मी, और लेकिन मैं अब इसमें भी क्या करूँ, मेरा कोई इसमें जोर नहीं है, मैं फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो मिस नहीं कर सकता। तो ये किसी बच्चे की डायरी है जिसमें वो बता रहा है कि उसकी मम्मी ने भी उसे डांटा है बिकॉज ही इज अप लेट। तो दैट इज वाई ये क्या है, एक पर्सनल एंट्री है डे टू डे फॉर्म की, इसको हम डायरी कहते हैं। ऑलराइट, 10:30 AM went to the office of the director, 1 PM had lunch with chairman, 5:45 PM received Rahul at the airport and 9:30 PM dinner at home. यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एक ऑफिशियल पर्पस के लिए पूरे दिन का जो डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो लिखे गए हैं, और जिसमें क्या है, छोटी से छोटी डिटेल्स भी मेंशन्ड है, मतलब लॉग किया गया है, ये एक लॉग का एक्सर्प्ट है। ऑलराइट, द राइड टू ऊटी वॉज अनइवेंटफुल। क्या है, ऊटी जा रहे हैं, जो भी राइड है, मतलब जो रास्ता है, आपने जो जर्नी करी है, वो अनइवेंटफुल थी, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। वी रेस्टेड फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर्स और सो एंड यूज द टाइम टू कैप्चर द मैग्निफिसेंट लैंडस्केप विद माई हैंडीकैप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ट्रिप की बात हो रही है, राइट, और वो ट्रिप कहाँ तक की है, ऊटी की है। वहाँ पे क्या किया, उन्होंने रेस्ट किया, और हर 50 किलोमीटर्स पे उन्होंने क्या देखे, अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स देखे, और जिनको उन्होंने कैप्चर किया अपने हैंडीकैम पे, मतलब कैमरे पे। फ्रॉम ऊटी वी वेंट ऑन टू बैंगलोर, और उसके बाद ऊटी से वो कहाँ चले गए, बैंगलोर चले गए। फाइन, व्हाट अ कंट्रास्ट, मतलब एक तो ऊटी गए, यू नो, सच अ पीसफुल प्लेस एंड यू नो माउंटेन्स एंड ऑल दैट, एंड एकदम से फिर बैंगलोर एकदम टिपिकल सिटी लाइफ में आए। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट अ कंट्रास्ट, द नॉइज एंड पोल्यूशन ऑफ दिस वंस ब्यूटिफुल सिटी रियली ब्रोक माई हार्ट। तो क्या है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक जर्नी है, एक स्पेसिफिक जर्नी है जो ऊटी से लेके बैंगलोर तक हुई है ना, और उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो दैट मीन्स इट्स अ जर्नल, ठीक है, जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बताते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें क्या क्या हुआ है। This is how Raj Kapoor found me, all wet and ragged outside RK studio. He was then looking for just someone like this for a small role in Mera Naam Joker, and he cast me on the spot. The rest, as they say, is history. तो क्या है, एक किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस बताया जा रहा है, लेकिन एक इंसिडेंट है उनकी लाइफ से। कैसा इंसिडेंट, कि जो राज कपूर हीरो हैं, वो RK स्टूडियोज के सामने उन्होंने, जो ऑथर हैं, जो भी इसको लिख रहे हैं, उनको देखा और उनको तुरंत ही कास्ट कर लिया एक छोटे से रोल के लिए, जो कि उनकी एक मूवी थी मेरा नाम जोकर। इट्स अ वेरी फेमस मूवी, ठीक है। और फिर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, मतलब जो भी वो लिख रहे हैं उसके बाद जो भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए वो तो सब हिस्ट्री थे। तो यहाँ पे क्या है, किसी के जीवन काल के बारे में पूरी स्टोरी लिखी जा रही है। सो दिस इज नथिंग बट अ मेमोयर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? Anne Frank के लिए जो एक्सपीरियंस था डायरी में लिखना, वो स्ट्रेंज क्यों था, वो अलग सा क्यों था? Anne Frank found it unusual to write in a diary because she had never owned one before. पहला, एक तो नई चीज़ थी उनके लिए, उन्होंने आज तक क्या है कोई डायरी ओन नहीं करी थी, और वो यूजुअली नहीं लिखती थी। So that is why it was a little bit strange for her. It was a present she received on her 13th birthday and she thought of it as her closest friend. और 13th बर्थडे पे क्या था, उनको वो डायरी एज अ गिफ्ट मिली थी और उसको वो सबसे अपने क्लोज फ्रेंड मानती थी, जिसका नाम उन्होंने क्या लिखा था, किटी।
She trusted it completely and shared her all happy and sad moments with it. और क्या था, उनको पूरा भरोसा था क्योंकि वो उसको अपने एक लॉन्ग लॉस्ट लॉन्ग लॉस्ट तो नहीं, जो जिसको वो बहुत टाइम से वेट कर रही थी, ऐसा एक फ्रेंड वो चाहती थी जिससे वो अपने मन की सारी बातें करे, वो उसी की तरह उनको ट्रीट करती थी. एंड शी नेम्ड द डायरी किटी एंड इट वॉज वेरी वैल्यूएबल टू हर. वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी. अब एन जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती हैं. एन ऑफन फील्स अलोन एंड अपसेट एंड शी वॉन्ट्स टू शेयर हर वरीज एंड सॉरोज. एन को क्या लगता है कि एक तो वो शीज़ अ वेरी, एक तो उनका जो सिचुएशन है इट इज़ ऑल्सो वेरी डिप्रेसिंग, ठीक है, जो उनके अराउंड चीज़ें हो रही हैं, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी इन्वायरमेंट, ठीक है. एंड इस तरीके की कंडीशंस में देयर कैन बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन योर मेंटल हेल्थ, राइट. सो शी फील्स वेरी अलोन एंड शी फील्स वेरी डेस्परेट एंड ऑल्सो शी इज़ अ वेरी इंसाइटफुल पर्सन. तो हो सकता है उनको ये लगता हो कि यार मैं अपने मन की जो चीज़ें हैं, अगर मुझे यहाँ पे अभी लोनली लग रहा है तो मैं ये बात कभी किसी से कह भी नहीं सकती क्योंकि कोई मेरी बात को सीरियसली नहीं लेगा, बिकॉज आई एम अ किड एंड ऑल्सो मैं ऐसी बात कह रही हूँ जिसका कोई एक्चुअल में लॉजिक नहीं बनता. मैं अपनी फैमिली से सराउंडेड हूँ और मैं कहना चाह रही हूँ कि आई एम लोनली, तो उन्हें लगता था कि उनकी बातें कोई भी नहीं समझेगा. दैट इज वाई शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी. शी यूजेज हर डायरी एज अ ट्रू फ्रेंड बिकॉज शी डजंट हैव मेनी फ्रेंड्स शी कैन टॉक टू. और क्या है, वो उस डायरी को, अपनी जो डायरी है जिसको वो किटी कहती हैं, किटी बुलाती हैं, उसको वो एक ट्रू फ्रेंड की तरह कंसिडर करती हैं बिकॉज जेन्युइन अच्छे ट्रू फ्रेंड्स जिनसे वो सारी अपनी मन की बातें कर सकें, उनके पास ऐसा फ्रेंड नहीं है. Next, why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Confide मतलब to put full confidence in and tell everything about yourself or whatever you want to a person or anybody. तो एन को ऐसा क्यों लगता था कि वो एक डायरी में ज़्यादा कन्फाइड कर सकती हैं, मतलब अपनी डायरी से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकती हैं रादर देन पीपल. लोगों से उतना ज़्यादा वो बात नहीं कर पाती, अपनी चीज़ें नहीं बता पाती और वो डायरी को बता पाती हैं. ऐसा क्यों? Anne believed that paper was better at listening to her than people, so she found it easier to write down all the thoughts in her mind. उनको लगता था कि जो पेपर है इट्स अ बेटर लिसनर. क्यों? एक तो वो ऑब्वियसली बात है एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, बट अगर एक नॉर्मल सेंस में देखें, क्योंकि वो किटी जो डायरी है उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रही हैं, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही हैं, तो इस हिसाब से देखें तो द पेपर इज नेवर गोइंग टू कंप्लेंट और से कि यार क्या पका रहे हो, क्या क्या बातें कर रहे हो, बहुत बोर हो रहा है एंड दिस इज वेरी डिप्रेसिंग, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो ऐसा वो पेपर जो है, वो डायरी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी. सो इसीलिए उनको ईजियर लगता था कि अपने पेपर में ही, अपनी डायरी में ही सारे अपने थॉट्स वो लिखती थी. Her diary was something only for herself. She did not want anyone else to read it. पहली बात तो उन्हें यही लगता था कि ये डायरी शायद मैं आगे जाके खुद मैं ही ना पढूं, लेकिन आगे भी कोई नहीं पढ़ेगा. और जब वो लिखती हैं उसके बाद वो कहती हैं कि मैं वैसे भी इस डायरी को किसी के साथ में शेयर नहीं करने वाली हूँ. इट इज़ माइन एंड माइन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे प्राइवेट थॉट्स हैं जो मैं इसमें लिख रही हूँ. एंड आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडी एल्स टू रीड इट. वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. जो याद है स्टार्टिंग में उन्होंने एक ब्रीफ स्केच दिया है पूरा, है ना, डायरी की एंट्री स्टार्ट होने से पहले उन्होंने, मतलब उस दिन की डायरी की एंट्री स्टार्ट होने से पहले अपने लाइफ के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया है. तो वो यहाँ पूछ रहे हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है. Anne shares a short story about her life to introduce her family and her age. क्या है, उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में, अपनी एज के बारे में, ताकि जो पढ़ रहा है उसे पता हो कि ये किसके बारे में है, किसकी स्टोरी है और आगे आगे क्या आने वाला है. दिस हेल्प्स द रीडर टू गेट टू नो हर बेटर. और रीडर जो भी पढ़ेंगे आगे जाके उनसे क्या पता लगेगा कि एक स्टार्टिंग में वो मिल जाएगा, अपर हैंड कहते हैं जिसे, कि हाँ भाई ठीक है, रफ स्टार्ट कह दो कि आपको थोड़ा बहुत पता है एंड देन यू आर डाइविंग इनटू द एक्चुअल थिंग्स, है ना. क्योंकि अगर वो उसी दिन से अपना एक्सपीरियंस लिखना स्टार्ट कर देती तो कैसे पता लगता कि एन फ्रैंक की अभी तक की क्या जर्नी रही है, उनकी एज क्या है और कौन ये लिख रहा है ना. क्या पता किसी को लगता कि अरे दिस इज लाइक वेरी कंफ्यूजिंग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो दे वुड नॉट रीड इट. सो दैट इज वाई शी वॉन्टेड पीपल टू नो कि उनकी बैक स्टोरी क्या है. एंड स्पेंड सम टाइम लिविंग विद हर ग्रैंड मदर वाइल हर पेरेंट्स मूव टू हॉलैंड. और उसके बाद क्या है कि उनकी जो स्टार्टिंग की लाइफ थी वो तो है ही, उसके बाद जब उनके पेरेंट्स हॉलैंड में मूव कर रहे थे
उस टाइम पे वो क्या थी, वो अपने ग्रैंड मदर के साथ में कुछ टाइम पे रही थी. She was really close to her grandmother and she talks about how she thinks about her a lot and still loves her even though she is now 13 years old. और क्या है, वो अब अपने आप को एक बड़े बच्चे की तरह मानती हैं, वो बड़ी हो गई हैं, बट अभी भी उन्हें लगता है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को बहुत मिस करती हूँ. आई लव हर वेरी मच. और ऐसा किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, एंड आई ऑल्सो लव हर. On her birthday, Anne lights a candle in memory of her grandmother to show the love she has for her. और क्या करती हैं कि एन जो है वो अपनी ग्रैंड मदर की जो प्यार है उसके लिए अपने बर्थडे पे क्या करती हैं, उनके लिए एक कैंडल जलाती हैं. ऑलराइट, व्हाट टेल्स यू What tells you that Anne loved her grandmother? कि किन किन चीज़ों से पता चलता है कि जो एन है वो अपनी ग्रैंड मदर को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं. Anne lived with her grandmother for a while because her parents were getting settled in Holland. अब जितनी भी ये जो नाजी डोमिनेंस चल रहा था और ये सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी जर्मनी में, तो इसी वजह से क्या थे, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे थे कि हॉलैंड में हम शिफ्ट हो जाते हैं, वो ये चाह रहे थे. तो उसी दौरान क्या था, ऑब्वियसली बात है, एकदम से आप किसी नई जगह पे सेटल होने जाओगे तो आप बच्चों को अपने साथ में नहीं ले जा सकते, राइट. सो दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को ग्रैंड मदर के पास में छोड़ दिया. एंड वॉज रियली क्लोज टू हर ग्रैंड मदर एंड शी रोट अबाउट इट इन हर डायरी. और वो क्या थी, बहुत ज़्यादा अपने ग्रैंड मदर से क्लोज भी थी, एंड क्या थी, वो ये भी लिखती भी थी उनके बारे में अपनी डायरी में कि किसी को पता नहीं है कि मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ. शी सेज शी ऑफन थिंक्स ऑफ हर एंड स्टिल लव्स हर. ऑन हर 13th बर्थडे शी लिट अ कैंडल इन मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर टू शो हर लव. और क्या था, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसके 13th बर्थडे पे उनके साथ में नहीं थी, दैट इज़ वाई उनके प्यार के लिए, उनको मिस करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए उन्होंने क्या था, एक सिंबल के तौर पे, उनको रिस्पेक्ट के देने के तौर पे उन्होंने एक कैंडल जलाई थी अपने 13th बर्थडे के दिन. ऑलराइट, Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? जो मिस्टर कीसिंग थे वो क्यों annoyed थे, किससे, एन से, और उन्होंने उसको क्या बोला करने के लिए. Mr. Keesing was annoyed with Anne because she was very talkative. Mr. Keesing क्यों annoyed थे, क्यों परेशान थे एन से, because she was a very talkative kid. और उनको वो क्या बोलते थे, chatterbox. He punished her by giving extra homework to write essays to keep her silent and the topics always related to her nature. और वो क्या करते थे, वो उसको ऐसे पनिशमेंट देते थे एक्स्ट्रा होमवर्क देके कि तुम इस पे ऐसे लिख के आओगे, और जो वो टॉपिक्स देते थे उस ऐसे के लिए, वो ऐसे टॉपिक्स होते थे जो उनके ही नेचर से रिलेटेड होते थे, मतलब कि उनका जो टॉकेटिव नेचर था उसी से रिलेटेड होते थे. तो मे बी उनका ये इंटेंशन था कि अगर मैं इसको ऐसे पनिश करूंगा और मैं इस तरीके से बार बार उसी टॉपिक पे इनको बोलूंगा लिखने के लिए, तो मे बी शी विल स्टॉप टॉकिंग. ऑलराइट, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे. और जस्टिफिकेशन क्या दिया, मतलब रीजन क्या दिया उन्होंने, कैसे दिया कि मैं चैटरबॉक्स क्यों हूं, ऐसे में ऐसा उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स पेश करे. Anne justified her being a chatterbox in her essay by explaining that it is due to her mother who was also very talkative. All right. अब उन्होंने क्या दिया, एक सबसे मेन आर्ग्यूमेंट कि ये जो मेरा टॉकेटिव नेचर है ये मेरा इनहेरिटेड ट्रेट है, ये मुझे अपनी मम्मी से मिला है. मेरी मम्मी चाहे मुझसे ज़्यादा ना सही पर मेरे जितना ही बात करती हैं. सो ये दिस इज समथिंग आई डू नॉट हैव एनी कंट्रोल over and nobody could do anything about their inherited traits. तो मतलब वो कह रही है कि inherit जो आप करते हो उसके बारे में तो आप क्या ही करोगे, because that is who we are. Next, do you think Mr. Keesing was a strict teacher? क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीसिंग जो थे वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे? No, Mr. Keesing wasn't a bad or a mean teacher because he did something to help his students. अब देखा जाए तो यहाँ पे वो मिस्टर कीसिंग क्या है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते, बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल होते, वो एन फ्रैंक को किसी अलग तरीके की पनिशमेंट भी दे सकते थे. लाइक आप हाथ पर खड़े ऊपर करके खड़े हो जाओ और ग्राउंड के 4 चक्कर लगा के आ जाओ, विच वुड हैव बीन कम्प्लीटली इररेलेवेंट, राइट. बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा एक तरीका ढूंढा जिससे क्या कर सकते थे, वो एन को हेल्प भी कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई
लिखाई वाली ही चीज उन्होंने एज अ पनिशमेंट दी. एनी टीचर वुड गेट अपसेट इफ स्टूडेंट्स केप्ट टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास. और ये एक बहुत ही नेचुरल बात है कि अगर आपकी कोई टीचर पढ़ा रही है और आप कंटिन्यूअसली बात करे जा रहे हो तो एनी टीचर इज गोइंग टू गेट एंग्री और अनॉयड. Also, if he was really serious, he wouldn't have laughed at Anne's funny arguments. और एक्चुअल में अगर वो बहुत ज़्यादा मीन होते, बहुत ज़्यादा श्रूड होते और ख़राब टीचर होते, तो वो क्या करते, वो हंसते थोड़ी ना जब वो एन ऐसी ऐसी बातें कर रही थी. और एक ऐसे में नहीं, उन्होंने सारे ऐसेज में ऐसी ही बातें करी हैं. सो ही वॉज नॉट अ मीन टीचर, ही वॉज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टीचर जो बच्चों की हेल्प करना चाहते थे. ऑलराइट. What made Mr. Keesing allow Anne to talk in the class? और ऐसा क्या हुआ एंड में कि मिस्टर कीसिंग ने जो है एन को अलाउ कर दिया बात करने के लिए क्लास में. Anne's final essay, in the form of a poem, let Mr. Keesing see the playful side of a mischievous child. क्या हुआ, जो उनका फाइनल जो ऐसे लिखा था उन्होंने, क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स वाला, सेज मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स वाला जो ऐसे था, उन्होंने उस पर जो एक पोएम लिखी थी, उसको उन्होंने क्या किया, एकदम ट्वीक कर दिया उन्होंने और एक पोएम के फॉर्म में एक नया सिनेरियो क्रिएट किया जहाँ पे जो एक स्वॉन, फादर स्वॉन है, उन्होंने क्या किया, डकलिंग्स को खा के मार दिया. किस वजह से? बिकॉज दे वर क्वैकिंग वेरी लाउडली. ऑलराइट. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक आयरनी जनरेट करी कि बच्चे हैं तो बात तो करेंगे ही ना. तो उन्होंने जो एक इतना अच्छा लेसन देने की कोशिश करी अपने पोएम से, उससे मिस्टर कीसिंग वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही सॉ द प्लेफुल साइड, और मजाक मस्ती साइड वाला और इंटेलिजेंट साइड किस बच्चे का देखा, जो एक मिस्चीवियस बच्चा है, शरारती बच्चा है. दिस हेल्प द टीचर एंड द स्टूडेंट अंडरस्टैंड ईच अदर एंड ऑल्सो ब्रिज्ड द जनरेशनल गैप. और हुआ क्या, इससे क्या हुआ, एक जनरेशन गैप जो होता है आपके अलग अलग एज ग्रुप्स के बीच में, आपका थॉट प्रोसेस अलग है, आपके पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस अलग है, तो इस तरीके का जो जनरेशन गैप था वो भी क्या हुआ, ब्रिज हो गया, उसके बीच में एक ब्रिज बन गया. एन फ्रैंक अपने टीचर को समझ पाई और टीचर जो है वो बच्चे को समझ पाए. ऑलराइट. Was Anne right when she said the world would not be interested in the musings of her 13-year-old? वो बोल रही हैं कि क्या एन जो है वो सही थी ये सोचने में कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होगी जानने में कि एक 13-year-old की बच्ची की डायरी में क्या लिखा है. Yes, Anne was correct when she said no, because many people don't often take a child's view of the world seriously. क्या है, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं सही थी जब वो उस मोमेंट पे सोच रही थी. ये तो बाद की बात है जब इतने हॉरेंडस चीज़ें उनके साथ में हुई और बाद में वॉर लाइक सिचुएशन के चलते उनके फादर ने इसको पब्लिश किया. बट एट द मोमेंट अगर हम एन की बात को समझें तो वो सही कह रही थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू को या फिर उनके थॉट्स को इतना ज़्यादा तवज्जो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. Since children are considered not yet grown up enough. और क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है ये तो बच्चे हैं, अभी इनको क्या ही एक्सपीरियंस है, राइट. However, Anne Frank has become one of the most talked about victims of the Holocaust. Her diary has been translated into many languages. But contrary to this belief, देखा जाए तो उसका ठीक उल्टा हुआ. आज कितने ही सारे लोग डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो बुक है उसको पढ़ते हैं और वो पता नहीं कितनी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करी जा चुकी है. एंड शी वॉज लाइक वन ऑफ द मोस्ट नोन विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकास्ट. ऑलराइट. There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in and in what way is Anne's diary different? अब वो क्या कह रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके डायरी और जर्नल के जो ऊपर बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में दिए हुए थे, जो हमने अभी स्टार्टिंग में करा. वो बोल रहे हैं कि Anne's compare these with what Anne diary Anne writes in her diary. आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, देखना है कि वो जो जर्नल और वो सब लिखा है उसको आपको कंपेयर करना है कि विद व्हाट एन ने जो अपनी डायरी में लिखा है. ऑलराइट. और लैंग्वेज क्या है, जिस डायरी को किस ओरिजिनली लैंग्वेज में लिखा गया था एन के द्वारा, और एन की जो डायरी है वो किस तरीके से डिफरेंट है. Anne's diary was entirely different from most of the examples given before the text. It was somewhere closer to a memoir in which the name of Raj Kapoor has been mentioned. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, ये जो एन की डायरी है देखा जाए तो उनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन थी,
राइट तो एक तरीके से उनकी जो डायरी है वो उनकी मेमोआर ही थी. कैसे? वो एक लॉग बुक नहीं थी, वो एक जर्नल बुक नहीं थी, वो एक डायरी नहीं थी. इट वाज सॉर्ट ऑफ अ मेमोआर, क्योंकि उनकी लाइफ जितनी भी थी उन्होंने अपनी पूरी उस समेट के उस डायरी में ही लिख दी थी. ऑलराइट, जैसे कि हमने ये राज कपूर वाले जो मेंशन वाला जो पोर्शन था जिसमें राज कपूर ने किसी को कास्ट कर लिया था और उनका जो मेमोआर लिखा जा रहा था, सिमिलर टू दैट ओनली एन फ्रैंक की जो डायरी है वो मेमोआर के जैसी ही है. इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच. डच जो भाषा है उसमें लिखी गई थी. ठीक है. इट हैज एन इनफॉर्मल टोन विच एक्सूड्स द केयर फ्री नेचर ऑफ अ टीनेजर. देखा जाए तो शी वॉज अ टीनेजर ओनली. ठीक है. शी डू नॉट टेक मैनी थिंग्स सीरियसली. फिर भी मतलब देखा जाए अपने एज के हिसाब से वो इतनी वैसे मैच्योर थी, बट कहीं ना कहीं वो एक सेंस आता है दैट शी वॉज जस्ट अ टीनेजर, शी वॉज जस्ट अ किड एट दैट टाइम व्हेन शी वॉज राइटिंग. तो उसी राइटिंग में क्या होता था, एक इनफॉर्मल टोन आती थी बाहर जब वो अपनी चीज़ों को लिखती थी. सो दिस इज अबाउट द जनरल आइडिया कि जो डायरी एंट्री जो डायरी थी वो किस तरीके की थी, वो मेमोआर की तरीके से थी. ऑलराइट. व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रीफ स्केच देने की क्या ज़रूरत पड़ी थी उनको, और वो किटी को क्या एक इनसाइडर या फिर एक आउटसाइडर इनमें से क्या कंसिडर करती हैं. इनसाइडर का मतलब क्या होता है, आपके घर का बंदा, आपके घर की फैमिली का कोई हो, और आउटसाइडर जो बाहर आपके नेबर्स हैं या फिर कोई और लोग हैं. ऑलराइट. Anne talks about her family in her diary because she wanted to show that even a 13-year-old like her could write about feeling alone. और वो डायरी में क्यों लिखती थी? बिकॉज वो दिखाना चाहती थी कि एक बच्चा है जो 13 ईयर ओल्ड है, वो भी फैमिली से सराउंडेड होते हुए भी क्या कर सकता है, वो अलोन फील कर सकता है. शी गॉट अ डायरी कॉल्ड किटी एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स ऑन 13th birthday. Although it was an outsider at first, she thought of it as her best friend and treated it like an insider. और जो डायरी थी वो उनको एज अ गिफ्ट मिली थी उनके 13th बर्थडे पे. और देखा जाए तो ऐसे देखें तो वो एक क्या है, आउटसाइडर ही तो, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जो उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है. लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने उसमें लिखना स्टार्ट किया और उनके साथ में शी फेल्ट वेरी क्लोज टू द डायरी, जिसको उन्होंने किटी नाम दिया था. सो शी कंसिडर्ड हर और इट एज एन इनसाइडर ओनली, और वो उसको फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करती थी. How does Anne feel about her father, her grandmother, Mrs. Cuperus and Mr. Keesing? ये जो सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, उसके बारे में एन जो है वो कैसा फील करती हैं. What do these tell you about her? और इन सब से क्या पता चलता है एन के बारे में, जैसा वो इन सब कैरेक्टर्स के बारे में फील करती हैं. Anne has lovely memories of her father, grandmother, Mrs. Cuperus and Mr. Keesing, and they have had a big impact on her life. सबके बारे में वो बहुत ज़्यादा लविंग मेमोरीज सोचती हैं, बिकॉज वो अपने फादर से बहुत अटैच्ड हैं, क्योंकि वो उनको बोलती हैं कि दैट ही वॉज द मोस्ट अमेजिंग फादर. ठीक है. उनकी ग्रैंड मदर से शी वॉज वेरी अटैच्ड, शी लव्ड हर वेरी मच. उनकी याद में उन्होंने अपने बर्थडे पे कैंडल भी जलाया था. मिसेस क्यूपरस जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनको जब फेयरवेल दे रहे थे, बाय कर रहे थे, बाय बोल रहे थे एक दूसरे को, तो क्या था वो, देवर इमोशनल. एंड मिस्टर कीसिंग जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा फन एंड लविंग किस्म के टीचर बन गए थे बाय द एंड ऑफ इट, जब तक वो ऐसे वाला पूरा एपिसोड हुआ था. सो शी हैज़ वेरी फॉन्ड मेमोरीज विद ऑल ऑफ देम, राइट. The way she talks about them in her diary shows that Anne was good at understanding people and building interpersonal relationships with them. और जिस तरीके से जो एन है जो इन सब कैरेक्टर्स के बारे में अपनी डायरी में बात करती हैं, उससे हमें पता चलता है दैट शी वॉज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन. उनको पता था, उनको परख थी कि कौन इंसान कैसा है, और उनके साथ में शी हैड गुड रिलेशनशिप्स. सबके साथ में ऐसे थोड़ी ना कोई किसी स्टूडेंट के लिए इमोशनल हो जाता है. सो शी हैड गुड पर्सनल रिलेशंस विद एवरी वन ऑफ देम. पेरेंट्स और ग्रैंड मदर के साथ में तो था ही, बट जो आउटसाइडर्स थे, मिस्टर कीसिंग और मिसेस क्यूपरस, उनके साथ में भी उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे. What does Anne write in her first essay? Mr. Keesing told Anne to write an essay as a punishment and the topic was a chatterbox. पहला जो essay था उसमें उनको क्या लिखने के लिए बोला गया था? उनको एक ऐसे लिखने के लिए बोला गया था जिसका टॉपिक था a chatterbox, implying कि वो खुद भी chatterbox है.
In her essay, she admitted that talking a lot had its downsides, but argued that it was something she got from her family. अब उन्होंने क्या किया, ऐसे में लिखा उन्होंने कि कुछ डाउनसाइड्स तो होती हैं, चैटर बॉक्स होने के, मैं मानती हूँ, बट साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज ये मैंने अपनी फैमिली, अपनी मदर से इनहेरिट करी है. It was hard for her to stop talking, and even Mr. Keesing, the teacher, laughed at the point she had made. और क्या है, फिर टीचर भी जो है उन्होंने गुस्से में जो पनिशमेंट दी थी उस पर वो भी हंसने लग गए जो पॉइंट उन्होंने बोला था. Alright. Anne says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? वो कह रही है, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था जब वो बोल रहे थे ना कि 1/4 ऑफ बच्चे जो है वो पास नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी हमें क्या पता, टीचर्स तो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. तो क्या उनका कहना सही था? और साथ ही पूछा जा रहा है क्या मिस्टर कीसिंग भी अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर है तो क्यों? Anne took perfect example of Mr. Keesing as an unpredictable teacher because Mr. Keesing seemed to be indifferent towards Anne's behavior. Earlier he laughed, but later he allowed Anne to talk in the class post reading her essays. और पहले क्या था, पहले उन्होंने नाराज़ होकर उसको वार्निंग्स देते थे, चिल्लाते थे, उसको एसेज दे दिया एज पनिशमेंट, लेकिन बाद में वो क्या थे, वो हंस भी रहे थे उसके एसेज पे, उसके जोक्स पे, एंड बाद में वो खुद भी जोक्स जो है वो क्रैक करने लग गए थे. ऑलराइट, नेक्स्ट, What do these statements tell you about Anne Frank as a person? कुछ statements given है और हमें ये बताया जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये सारे statements Anne के बारे में क्या कहते हैं. We don't seem to be able to get any closer. And that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. तो जो यहाँ पे लाइन है उसमें वो अपने फ्रेंड्स के सेंस में बात कर रही हैं कि इसी वजह से मे बी शायद हम क्लोज नहीं आ पाते, क्योंकि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, लाइक आई एम एट फॉल्ट हियर. क्यों? क्योंकि वो उनको ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में या पर्सनल इश्यूज़ के बारे में बात करना पसंद नहीं था. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट एन वॉज रिजर्व्ड. वो बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर की थी, वो जल्दी से बहुत ज़्यादा किसी को डिटेल्स या फिर चीज़ें नहीं बताती थी. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. अब वो क्या कह रही है यहाँ पे कि मैं नहीं चाहती कि डेली जैसे लोग आते हैं और वो ऐसे खटखट 3-4 चीज़ें लिखते हैं और वो चले जाते हैं, डायरी को छोड़ देते हैं लिख के, एंड अगली फिर डायरी एंट्री करते हैं. मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड जैसी हो, जिसको मैं ऐसी चीज़ें लिखूँ जैसे मैं किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ. इससे पता लगता है दैट एन इज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड इनोवेटिव. शी इज़ वेरी इनोवेटिव एज वेल. मतलब उनका जो दिमाग है वो ऐसे नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता. शी हैज़ ऑल न्यू आइडियाज़. वो चाहती तो डायरी में नॉर्मल तरीके से चीज़ें लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया कि मैं उसे एक एज अ फ्रेंड ट्रीट करूँगी. दिस शोज शी इज़ वेरी इन्वेंटिव, शी इज़ वेरी इनोवेटिव. ऑल राइट. Margot went to Holland in December and I followed in February. Was when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. अब यहाँ पे बहुत ही मजाकिया तरीके से वो कह रही हैं कि पहले मेरी बहन जो है वो हॉलैंड चली गई थी और उसके बाद मुझे वहाँ पे जाके रख दिया गया, ऐसे पटक दिया गया, किसके लिए? मार्गो के प्रेजेंट के लिए. तो इससे पता लगता है दैट शी वाज अ वेरी क्वर्की एंड ह्यूमरस, एंड हर चीज़ में वो क्या है, एक मजाक करती रहती थी, जोक क्रिएट करती रहती थी. ऑलराइट. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are most unpredictable creatures. और अगर उनसे पूछा जाता, वो यहाँ पे कह रही हैं कि अगर मुझसे पूछो तो कम से कम 1/4 जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूपिड हैं और उनको आगे नहीं लेके जाना चाहिए. बट फिर भी यू नेवर नो दैट जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो क्या करेंगे. ऑलराइट. सो इससे पता लगता है दैट एन इज़ वेरी इंटेलिजेंट. शी आइडेंटिफाइज थिंग्स एंड वो अपने सराउंडिंग्स के लिए काफ़ी अवेयर है. ऑलराइट. सो आई थिंक ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए एनसीईआरटी वाले. अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, but the trick was to come up with some convincing arguments to prove the necessity of talking. यहाँ पे वो क्या बोल रही हैं, जब उनको वो ऐसे बोला गया तो उनको लगा कि कोई भी अननेसेसरी चीज़ें लिख सकता है, कुछ भी लिखा के अपना ऐसे का पार्ट कंप्लीट करो और बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ दो जिससे लगेगा कि आपने कुछ लिखा है. लेकिन वो खुद क्या चाहती थी, वो कुछ इनोवेटिव लिखना चाहती थी, कुछ डिफरेंट लिखना चाहती थी, जिससे वो क्या कर सकें, कन्विंस कर सकें, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दे सकें कि टॉकिंग जो है कितनी नेसेसरी
है, बात करना कितना नेसेसरी है। तो इससे पता चलता है दैट शी हैज अ सेंस ऑफ प्रोप्रायरिटी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड। मतलब शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और वो क्या करती हैं, वो एबिलिटी पोजेस करती हैं कि वो किसी को भी कन्विंस कर सकती हैं सही आर्ग्यूमेंट्स देके। ऑलराइट, सो ये थे आपके सारे long answer questions, and also we have discussed Anne's character sketch very deeply। अच्छे से हमने पूरा चैप्टर thoroughly पढ़ लिया है, एंड अब हमने NCERT questions भी डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके बाद हम आपके extract based questions and long answer questions करेंगे। Till then keep revising। Thank you।